नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी कक्षा 9 में अभ्यर्थियों पढ़ रहा है उनका अभ्यर्थियों जो आपका 1 मई का अभ्यर्थियों कितनी तारीख का अभ्यर्थियों 1 मई का हिंदी का पेपर होने वाला है अभ्यर्थियों। मज़ा आ जाएगा, क्लास को पूरी जरूर देख लेना क्योंकि अभ्यर्थियों बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आपको रियल पेपर अभ्यर्थियों मिल रहा है। बस करना क्या है, क्लास के एंड तक जरूर बने रहना, सब कुछ आपको बताया जाएगा, हर क्वेश्चन का आंसर आपको बताया जाएगा। क्लास के एंड तक बने रहना, तभी अभ्यर्थियों आपकी समझ आएगा कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सेम टू सेम अभ्यर्थियों आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने अभ्यर्थियों। आपको एक पैराग्राफ दिया होगा अभ्यर्थियों जो आपकी बुक से अलग होगा, यानी कि अभ्यर्थियों आपकी बुक में ये पैराग्राफ नहीं दिया जाएगा, अपठित गद्यांश आएगा। पहला क्वेश्चन अभ्यर्थियों याद रखना 7 नंबर का होने वाला है, तो अपठित गद्यांश आपको दिया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर आपको देना है। तो दोस्तों इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सीधे क्वेश्चन और आंसर बता दे रहा हूँ क्योंकि अभ्यर्थियों काफ़ी टाइम लग जाएगा। सीधे क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ अभ्यर्थियों। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि भारत का मुकुट किसे बताया गया है, जम्मू कश्मीर को, हिमालय को, प्रकृति को या अभ्यर्थियों रत्नेश को। करेक्ट आंसर ऑप्शन खे हो जाता है, यानी कि हिमालय का अभ्यर्थियों भारत का मुकुट कहा गया है। ऑप्शन खे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों, सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, बस क्लास को ध्यान से एंड तक ज़रूर सुन लेना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, दिन रात कौन हंस रहा है। तो दिन रात कौन हंस रहा है अभ्यर्थियों इजी क्वेश्चन है सारे, बस ध्यान से सुनना है। सारे क्वेश्चन आपको पैराग्राफ में देखने को मिल जाएंगे, उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सीधे आंसर बता रहा हूँ अभ्यर्थियों, तो सुंदर पुष्प अभ्यर्थियों इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन गे। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि भारत की धरती किससे भरी पड़ी है अभ्यर्थियों। तो भारत की धरती अभ्यर्थियों अनंत निधियों से, बहुमूल्य धातुओं से, खनिज पदार्थों, नवरत्नों से, उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि ये सभी चीज़ आपको जो भारत की धरती उस पर देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से सुधा शब्द का क्या अर्थ है अभ्यर्थियों। तो अभ्यर्थियों जो सुधा शब्द है, सुधा का अर्थ आपको बताना है। चौथे क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो सुधा का अर्थ अभ्यर्थियों गर्ल हो जाएगा। ऑप्शन घ आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हिमालय शब्द में समास कौन सा है। तो हिमालय शब्द में आपको समास बताना है, अव्ययभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या आपके कर्मधारय समास। ऑप्शन गे करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जो हिमालय शब्द में समास है अभ्यर्थियों वो तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन छठा आपसे क्या पूछा है कि प्रसून शब्द का अर्थ क्या है। तो प्रसून शब्द का अर्थ अभ्यर्थियों फूल से माना गया है गद्यांश के अंदर। याद रखना अपठित गद्यांश का पहला क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, खे आंसर आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। मज़ा आ जाएगा अभ्यर्थियों, बस क्लास को पूरा जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि यह काव्यांश है। तो अभ्यर्थियों काव्यांश क्या है अभ्यर्थियों, श्रृंगार से संबंधित, करुणा से युक्त, निवेदन भाव से युक्त या देशभक्त से युक्त। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि श्रृंगार से संबंधित अभ्यर्थियों इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, दूसरे क्वेश्चन में अभ्यर्थियों आपसे गद्यांश पूछा जाएगा। ये भी अभ्यर्थियों आपका 8 नंबर का होने वाला है। ये गद्यांश आपको दिया जाएगा, तो इसको पढ़कर अभ्यर्थियों आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर आपको बता दिया। तो अभ्यर्थियों क्वेश्चन अब मैं बता रहा हूँ आपको, आंसर भी मैं बताऊँगा। गद्यांश को आप खुद पढ़ लीजिएगा अभ्यर्थियों, खुद के मन से आप खुद पढ़ लीजिएगा, बस मैं सीधे आपको आंसर बताने वाला हूँ, काफ़ी टाइम लग जाएगा अभ्यर्थियों। इसलिए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारतीय दर्शन से संदेश दिया है। तो भारतीय दर्शन ने क्या संदेश दिया है अभ्यर्थियों, कभी कभी कर्म करने का। तो इसमें आपका कभी कभी कर्म करने का अभ्यर्थियों ऑप्शन ख आपका क्या हो जाता है अभ्यर्थियों, निपकाम कर्म पर बल, सकाम करने हेतु या अभ्यर्थियों ऑप्शन गे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ताज्य कर्म करने के हेतु अभ्यर्थियों ऑप्शन गे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों प्रत्येक शब्द में उपसर्ग आपको बताना है कि प्रत्येक शब्द में अभ्यर्थियों प्रय उपसर्ग हो जाता है। ये आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, प्रय उपसर्ग अभ्यर्थियों याद रखना। तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त करता है, तो कब करता है अभ्यर्थियों।
आलसी बनने से ये तो हो ही नहीं सकता भैया, तो चिंता करने से ये भी नहीं हो सकता, कभी कभी कर्म करने से भैया तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति निरंतर यानी कि लगातार कर्म करता है, कोई काम करता है आगे बढ़ने का, तो अब भैया तो वो सफल व्यक्ति कहलाता है। ऑप्शन ग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है भैया, तो याद रखना। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, जो चौथा क्वेश्चन है, नियमित शब्द में प्रत्यय आपसे पूछा है, तो इत प्रत्यय भैया तो ऑप्शन घ आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको बता दिए जाएंगे भैया, तो क्लास को एंड तक जरूर देख लेना। जड़ा शब्द का भैया तो जो जाड़ा शब्द है इसका अर्थ आपसे क्या पूछा है, तो सर्दी से भैया तो इसका अर्थ माना गया है। पशु पक्षी अपने जीवन को सफल मानते कब मानते भैया, तो संतान को पालने से मानते हैं, संतान को पालने से मानते हैं। ऑप्शन ख आपका इसमें भी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्या पूछा है भैया, तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है भैया, तो कि मनुष्य का संसार में जन्म लेने का उद्देश्य क्या है भैया, तो भावी जीवन को सफल बनाना। गे ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। मज़ा आ जाएगा भैया, तो मैं फिर बोल रहा हूँ, क्लास के अंत तक जरूर बने रहना। उपयुक्त गद्यांश को उचित शीर्षक बताइए, तो उचित शीर्षक क्या है भैया, तो इसमें आपका धर्म की महत्ता और दोस्तों कर्मयोगी कर्म का मनुष्य जीवन में महत्व, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता है भैया, तो ऑप्शन ग आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 200 शब्दों में निबंध लिखना आपको। पहला आपका आतंकवाद और दूसरा आपसे भैया तो इंटरनेट, ये दो आपको दिए हुए हैं। इन दोनों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है और भैया तो कितने वर्डों में लिखना है, 200 शब्दों में आपको लिखना है। तो इस क्वेश्चन को हम एंड में देखने वाले हैं भैया, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्लास के एंड में इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताने वाले हैं। चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया, तो चौथा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि स्वयं को राव माविया भैया तो श्यामगढ़ की कक्षा 9 की छात्रा रमा मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को विद्यालय में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए भैया तो, और अथवा में आप इसके भी ऊपर लिख सकते हो। तो याद रखना इन दोनों के आंसर हम भैया तो हम क्लास के एंड में ज़रूर देखेंगे, क्योंकि भैया तो क्वेश्चन लंबे हैं भैया, तो एंड में आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा भैया तो रिक्त स्थानों से आपसे पूछा जाएगा। 8 नंबर का ये क्वेश्चन होने वाला है, 8 नंबर का ये क्वेश्चन होने वाला है भैया, तो 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्यय शब्द में अब भैया तो प्रत्यय खालिस्तान प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के भैया तो प्रत्ययों को माना गया है, तो 2 प्रकार का आप इसमें भर लीजिएगा। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा विधेय होता है उसे खालिस्तान क्या कहते हैं भैया, तो क्या कहते हैं भैया तो उसको, तो सरल वाक्य भैया तो उसको कहा जाता है, तो आप इसमें सरल भर लीजिएगा, सरल वाक्य भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, आकाश शब्द का पर्यायवाची, आकाश शब्द का पर्यायवाची भैया तो क्या हो जाएगा भैया तो आकाश शब्द का पर्यायवाची गगन भी माना जाता है, आप इसमें गगन भर लीजिएगा भैया तो गगन। अगला क्वेश्चन अनुराग शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है कि अनुराग का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा भैया, तो अनुराग का विलोम आपको बताना है। तो अनुराग का जो विलोम है भैया तो उसको हम देख लेते हैं भैया तो विराग भैया तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो अनुराग है भैया तो उसमें आप विराग आप इसमें भर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि परसर्ग ने के कारण क्रिया खालिस्तान काल में होती है, तो कौन से काल में होती है भैया, तो क्रिया आपको बतानी है कि कौन से काल में होती है भैया तो भूतकाल में भैया तो भूतकाल में आप इसमें भर लीजिएगा, भूतकाल भैया तो याद रखना भूतकाल। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि खालिस्तान क्रिया के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ने परसर्ग का प्रयोग किसके साथ नहीं होता है भैया, तो ये आपको बताना है। तो भैया तो अकर्मक आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकर्मक भैया तो याद रखना अकर्मक, ये आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया तो अकर्मक आप इसमें भर लीजिएगा। अकर्मक भैया तो लिख के आपको बता दिया है। अनजान शब्द में उपसर्ग कौन सा भैया तो अन उपसर्ग भैया तो इसमें हो जाएगा। विराम शब्द का अर्थ क्या है भैया, तो विराम शब्द का अर्थ होता है भैया तो आराम से कोई कार्य करना, और अभिराम का भैया तो अर्थ आपको बताना, ये इसका मतलब हो जाएगा सुंदर, सुंदर भैया तो आप इसमें भर लीजिएगा। और अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया, तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, 7वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, उससे भैया तो वह पाप हो गया है, उससे वह पाप हो गया है, वाक्य में नए परसर्ग का प्रयोग करते हुए पुनः लिखें भैया
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस वाक्य को आपसे को दोबारा लिखना है, इसमें कुछ चेंज करना है आपको। तो उससे पाप हो गया, या तो आप इसको लिख सकते हो उसने पाप किया, या उससे पाप किया, आप इसको कर सकते हो उसने पाप किया, इस तरह से तो आप इसको लिख सकते हो। 8वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि वह अच्छा लड़का है, वाक्य में विशेषण का लिंग परिवर्तन का पुनः लिखे। तो तो लिंग परिवर्तन करना है, यहाँ पर आपको लड़का दिख रहा होगा, वो वह अच्छा लड़का है, तो आप इसमें कर सकते हो कि वह एक अच्छी लड़की है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 9वां क्वेश्चन, कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है तो गागर में सागर भरना तो बड़ा चढ़ाकर कोई बात को कहना। अगला 10वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि संयुक्त वाक्य को परिभाषित करते हुए 2 उदाहरण लिखें। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है तो वो आपको बताना है कि 2 उदाहरण लिखे तो यानी कि तो वह बीमार था वरना स्कूल आ जाता, या स्कूल आ जाता। तो इस तरह से तो जिसमें 2 वाक्य होते हैं, जिस लाइन में तो 2 वाक्य आते हैं उसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। दो तो ये तो आपका हो जाएगा, यानी कि वो लड़का स्कूल आ जाता अगर वो बीमार नहीं होता। तो इस कारण तो इनके 2 उदाहरण आपको लिखने हैं, कोई सा भी आप 2 उदाहरण आप इसमें लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ बताते हो वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो लोहे के चने चबाना बहुत कठिन कार्य करना, ये आप इसमें लिख सकते हो। 12वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 12वें में आपसे क्या पूछा जाएगा कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का तो ये आपका क्वेश्चन होने वाला है, तो याद रखना। सीधे मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका ये है तो दोनों मित्रों का क्या नाम था, ये आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा, जानवर जमीन पर मुर्दों की तरह क्यों पड़े थे। तो जानवर दोस्तों ज़मीन पर मुर्दों की तरह क्यों पड़े थे, ये आपका दूसरा क्वेश्चन। तो दोनों को याद रखना, एक साथ हम देखने वाले हैं। और अब तो तीसरा क्वेश्चन आपसे इसमें क्या पूछा है कि चारा नहीं मिलने पर दोनों मित्र ने क्या किया। तो ये तीसरा क्वेश्चन ये पूछा है विद्रोह की ज्वाला किसके हृदय में दहक उठी। चौथा क्वेश्चन आपसे ये पूछा है दोनों मित्रों को जीवन में कैसा सबक पहली बार मिला। और छठा क्वेश्चन दोस्तों लावारिस पशुओं को रखने के स्थान को क्या कहा जाता है। तो इन 6 क्वेश्चनों के आंसर तो हम एक साथ देखने वाले हैं। तो चलते हैं आंसरों की तरफ, मैं आपको ले चलता हूं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि दोनों मित्रों का क्या नाम था तो एक का नाम हीरा और दूसरे का नाम मोती। दूसरा क्वेश्चन तो आपसे क्या पूछा है कि जानवर जमीन पर मुर्दों की तरह क्यों पड़े थे। जानवर जमीन पर मुर्दों की तरह इसलिए पड़े थे क्योंकि उन्हें चारा नहीं मिला था और वो कमज़ोर हो गए थे। तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि चारा नहीं मिलने पर दोनों मित्रों ने क्या किया। तो चारा नहीं मिलने पर दोनों मित्रों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटना शुरू कर दी। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया तो चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि विद्रोह की ज्वाला किसके हृदय में दहक उठी। तो विद्रोह की ज्वाला जो हीरा था तो उसके हृदय में दहक उठी। याद रखना, स्टार लगा के रखना तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि लावारिस पशुओं को रखने के स्थान को क्या कहा जाता है। तो अब तो उसको काजी होश, अब तो उसको कांजी होश उसको कहा जाता है। स्टार लगा के रखना, एज इट इज आपको पेपर में छापने हैं। अगला क्वेश्चन है तो 5वां। दोस्तों ये आपका जो यहाँ तक 6 क्वेश्चन आपके पूरे होते हैं। 13वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए क्वेश्चनों के आंसर दीजिए। तो ये आपका पैराग्राफ हो जाएगा तो 4 लाइनों का, ओनली 4 लाइनों का है। 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बस आपको इनको ध्यान से पढ़कर आपको इनको आंसर देना है। तो सीधे मैं आपको आंसर की ओर ले चलता हूँ। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि कवि ने भयानक पंक्ति किसे बताया। तो कवि ने भयानक पंक्ति बच्चे काम पर जा रहे को बताया कि क्योंकि वह बच्चों के बचपन को छीन और बाल श्रम की व्यवस्था को दर्शाता है। तो यह आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था तो देख लेना। पहला क्वेश्चन कि भयानक पंक्ति किसे बताया, कवि ने प्रस्तुत किया, माध्यम से किस समस्या की ओर संकेत किया, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, इसका आशय क्या है, कवि की पीड़ा क्या है, कवि ने देश की कौन सी गंभीर समस्या पर प्रकाश डाला, बच्चों का काम पर जाना किस व्यवस्था को दर्शाता। तो इन 6 क्वेश्चनों के आंसर हम एक साथ देखने वाले हैं। तो पहले का हो गया तो आपका, दूसरे का हम देख लेते हैं। तो कवि ने प्रस्तुत
कविता के माध्यम से किस समस्या की ओर संकेत किया? तो कवि ने किसकी ओर संकेत किया भैया? तो बाल श्रम की समस्या पर संकेत किया था भैया। तो स्टार लगा के रखना, पेपर में एज इट इज देखने को मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि लिखा जाना चाहिए इस सवाल की तरह, इसका आशय क्या है? इसका आशय है कि इस स्थिति को सामान्य विवरण के रूप में नहीं बल्कि एक गंभीर प्रश्न के रूप में देखा जाना चाहिए जिस पर विचार और समाधान की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? चौथा क्वेश्चन कि कवि की पीड़ा क्या है? तो कवि की पीड़ा क्या है भैया? तो कवि की पीड़ा बच्चों को काम पर जाने हेतु हुए देखना जो उनके बचपन का भविष्य को खतरे में डालता है भैया। तो स्टार लगा के रखना। 4 क्वेश्चन यहाँ तक हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन अब भैया तो आपसे क्या पूछा है? जो 14 नंबर का क्वेश्चन है भैया, तो 14 नंबर में कि महादेवी वर्मा अथवा सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय लिखे। तो ये क्वेश्चन है भैया तो आप एक साथ पढ़ लेना, भैया। तो मैं सीधे आपको आंसर बताऊंगा क्योंकि भैया तो इतना लंबा हम क्लास को नहीं खींच सकते। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लो। महादेवी वर्मा अथवा सुमित्रानंद पंत का जीवन लिखिए। जो सालिम अली की दो आत्मकथा का नाम बताइए। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक का नाम बताइए। महादेवी वर्मा को बचपन में पंचतंत्र किसने पढ़ना सिखाया भैया? तो 17 तक हम इनके आंसर देख लेते हैं भैया। तो 17 तक इनके आंसर की ओर चलते हैं। तो दोस्तों जो 14वां क्वेश्चन था भैया तो महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को दोस्तों फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह हिंदी साहित्य में भैया तो छवि प्राप्त करती है। काफ़ी है, इतना आंसर आप लिख देना। 15वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि सालिम अली की आत्मकथा का नाम लिखिए। तो आत्मकथा क्या है भैया? तो उसकी आत्मकथा है दी फॉल ऑफ ए स्पैरो। यह भैया तो उनकी कविता का नाम है। याद रखना 15वां क्वेश्चन हो चुका है। 16वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक को नाम बताइए। तो प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक का नाम भैया तो हरिशंकर परसाई है। याद रखना हरिशंकर परसाई। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं भैया तो कि महादेवी वर्मा को बचपन में पंचतंत्र किसने पढ़ाया था? तो किसने पढ़ाया था भैया? तो पंचतंत्र उनकी माताजी ने पढ़ाया था। याद रखना सिंपल क्वेश्चन है भैया तो जो आपको एज इट इज पेपर में छापने, बस क्लास को ध्यान से देखना। 18वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो 18वां आपसे क्या पूछा है? क्योंकि भैया तो क्वेश्चन मैं आपको यहीं पर बताने वाला हूँ। कबीर के अनुसार इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो कबीर के अनुसार सच्चा संत वह है जो शारीरिक मोह माया से दूर रहता है और निष्पक्ष भाव से जीवन जीता है। काफ़ी अभ्यास, तो इतना आंसर आप इसको छाप दीजिएगा। सीधा सख्त आपको अभ्यास तो पेपर में छाप कराना है। याद रखना स्क्रीनशॉट ले लेना। क्लास को 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो अभ्यास तो, लेकिन पेपर को फाड़ के आना अभ्यास तो। याद रखना पेपर में अभ्यास तो पूरे मार्क्स आपको दिलाकर लाने वाला है। लल छंद की काव्य शैली को क्या कहा जाता है? तो लल छंद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है भैया। तो क्या कहा जाता है? वाक कहा जाता है। 20वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है भैया? तो 20वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कालिंदी शब्द का अर्थ लिखो। मेला आंचल प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? रीढ़ की हड्डी पाठ गद्य साहित्य किस विधा में लिखा गया है? मेरे संग की औरतें पाठ में की लेखिका का नाम लिखो। तो अब या तो इनको आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको सीधे क्वेश्चनों की और आंसर की ओर ले चलता हूँ। आंसर 20वें का हम देख लेते हैं कि कालिंदी शब्द का अर्थ क्या है? तो कालिंदी शब्द का अर्थ यमुना नदी से माना गया है। 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। मेला आंचल प्रसिद्ध उपन्यास किस लेखक का है भैया? तो भैया तो ये फणिशंकरनाथ रेणु का है। याद रखना फणिशंकरनाथ रेणु एक लेखक हैं। याद रखना 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि रीढ़ की हड्डी पाठ गद्य साहित्य की किस विधा में लिखा गया है? तो रीढ़ की हड्डी पाठ गद्य साहित्य की एकांकी विधा में लिखा गया है। किस विधा में भैया? तो एकांकी विधा में। याद रखना, भूल मत जाना भैया। तो इतनी अच्छे से मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, बस आपको याद रखना है। ध्यान से क्लास को देखना, सारा कुछ आपके याद रहेगा जब तक आप एग्जाम नहीं दे लोगे। मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका का नाम क्या है? तो अभ्या तो उसका नाम अभ्या तो मृदुला गर्ग है। मृदुला गर्ग अभ्या तो इस औरत का नाम है। छाप देना सीधे सट अभ्या तो बस आपको
छापना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, जो 23वां क्वेश्चन है भैया, तो ये 23वां हो चुका है। 24वां देख लेते हैं कि प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है। लेखिका दुर्ग फारसी, उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। दोस्तों सारे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, सीधे आंसर बताता हूँ। प्रेमचंद के फटे जूते के माध्यम, जो पाठ के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है अभ्यार्थियों, तो अभ्यार्थियों ये शिक्षा मिलती है कि दूसरे कि दूर रहने और यथार्थ को स्वीकार करने की कोशिश देता, शिक्षा देता अभ्यार्थियों। 25वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, तो लेखिका उर्दू फारसी इसलिए नहीं सीख पाई क्योंकि उनकी रुचि इन भाषाओं में नहीं थी। 26वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि छोटी बच्ची को बेलों के प्रति क्यों उमड़ आया, प्रेम क्यों उमड़ आया। छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम इसलिए उमड़ आया क्योंकि वह उनकी दुर्दशा और पीड़ा से सहानुभूति दिखाती थी, महसूस करती थी अभ्यार्थियों, याद रखना। 27वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्या पूछा है कि मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुआ, तो मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में ठंडक ताजगी आ गई, पेड़ पौधे और जीव जंतु प्रसन्न हो गए अभ्यार्थियों। स्टार लगा के रखना अभ्यार्थियों, ध्यान देना अभ्यार्थियों, फुल में से फुल मार्क्स आपके आने वाले। किस शासन की तुलना अभ्यार्थियों तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है क्योंकि उस समय लोगों पर अत्याचार हो रहे थे और अन्याय का बोलबाला था अभ्यार्थियों। स्टार लगा के रखना, भूल मत जाना अभ्यार्थियों। क्लास को एक बार और देख लेना, लेकिन अभ्यार्थियों आपको भूलना नहीं है। मृत्यु का तरल दूत किसे माना गया है, तो मृत्यु का तरल दूत बाढ़ की विनाशकारी लहरों को माना गया है अभ्यार्थियों, ये मृत्यु का तरल दूत माना गया है अभ्यार्थियों। 30वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि लेखिका की नानी का आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की दोस्तों भागीदारी रही है, तो लेखिका की नानी ने आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी निभाई है, उन्होंने अपनी देशभक्ति और साहस को दिखाया है। छाप देना अभ्यार्थियों, सीधे सट्ट एग्जाम में जाकर छाप देना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मनुष्य ईश्वर को क्यों नहीं खोज पाता, कि मनुष्य शारीरिक मोह माया है और अज्ञानता के कारण ईश्वर को नहीं खोज पाता। याद रखना अभ्यार्थियों, ईश्वर है लेकिन हम उसको खोज नहीं पाते। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, पेपर आपका खत्म होता है। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं कमेंट में ज़रूर बताना, और अगली क्लास का अभ्यार्थियों कमेंट में बताना कि आपका कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होने वाला है। बस एक लाइक वीडियो को कर देना, इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, बस एक लाइक आपसे मांग रहे हैं। और कमेंट में लिख देना अभ्यार्थियों, कमेंट बॉक्स में डाल देना कि अगला पेपर किस विषय का होने वाला, आपको क्लास डाल दी जाएगी। मिलते हैं अभ्यार्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।